कुछ हुआ है सरगम? आज तुम काफी परेशान लग रही हो। सरगम को सिर झुकाए अपना माथा मसलते देख कोमल ने उससे सब्र से पूछा। सरगम ने झुका हुआ सिर उठाया, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर कोमल एकदम से घबरा गई। वो तुरंत पास की कुर्सी सरका कर उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। तुम जानती हो, 2 दिन बाद मेरी बहन प्रियंका की शादी है। कोमल ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने बताया था। सरगम ने गहरी सांस ली और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए बड़ी रकम की मांग कर दी है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब इंतजाम अधूरे हैं। इतनी रकम कहाँ से लाऊं? उसकी आवाज़ टूटने लगी। पापा पहले से ही बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते। सारा बोझ मेरे कंधों पर है और अब सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो गया है। कोमल कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम कंपनी से लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो ना कबीर शर्मा सर से, वो तुम्हें लोन दे सकते हैं। सरगम कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दी। मैं यहाँ एक छोटी सी वर्कर हूँ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। उन्हें शायद मेरा नाम तक याद ना हो, और अब अगर मैं उनसे इतनी बड़ी रकम का लोन मांगने जाऊँ तो क्या वो देंगे? तुम जानती हो उनकी सख्त और अहंकारी फितरत कैसी है। कोमल, इतना कहकर सरगम ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा और टेबल की तरफ मुड़कर फाइल देखने लगी। कोमल ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बात सुनो ना सरगम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दें। देखो वो आ गए, कोमल ने कहा और सामने की कॉरिडोर की तरफ नजर इशारे से दिखाया। सरगम ने भी नजरें उठाईं और दिल जोर से धड़कने लगा। सफेद शर्ट के ऊपर हल्का मेहंदी रंग का ब्लेजर, ब्लैक जींस, बालों को जेल से सलीके से सेट किया हुआ, गोरा रंग, तीखे नक्श और हल्की भूरी दाढ़ी, और हाथ फेरते हुए वो ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे किसी सल्तनत का राजा हो। उसके आते ही वहां मौजूद हर कर्मचारी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो बस हल्के से सिर हिलाकर सबकी तरफ एक नज़र डालता हुआ तेजी से अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसकी शख्सियत में एक ऐसा असर था कि उसके चले जाने के बाद भी लोग कुछ पल तक उसकी मौजूदगी में खोए रहते थे। कोमल ने सरगम की ओर देखा। अब तो खुद देख लिया क्या? तुम इनसे बात करने की हिम्मत जुटा पाओगी? क्या वो मेरी मदद करेंगे? सरगम ने वापस बैठते हुए कोमल से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, कोमल ने तसल्ली दी। सरगम ने बस सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे की बेचैनी साफ झलक रही थी। कबीर शर्मा देश के नामी बिजनेसमैन में से एक था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत और उसका स्टाइल आए दिन टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में रहता था। ऑफिस में काम करने वाली ज़्यादातर लड़कियां भी कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत से प्रभावित थीं। सरगम ने सामने रखी फाइल पर नजरें जमाई और दिमाग में वो सारे जुमले तैयार करने लगी जो उसे उस शख्स के सामने कहने थे। यस कम इन। दरवाजे पर दस्तक के जवाब में अंदर से आई भारी आवाज सुनकर सरगम ने अपने सूखे होठों को जुबान से तर किया, फिर धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया और उस आलीशान ऑफिस में कदम रखा। सामने बड़ी कुर्सी पर बैठे कबीर शर्मा फाइल पढ़ने में मशगूल थे। सरगम धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनकी टेबल तक पहुंची। सर, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। कबीर ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी शहद रंग की थीं, जिनमें हल्की सी चमक थी। सरगम ने हल्के भूरे बालों को पीछे बांध रखा था। हल्की गुलाबी कुर्ती और सफेद दुपट्टे में वो बेहद सादगी से खड़ी थी। छोटी नाक, गुलाबी होंठ, गोरा चेहरा। कुछ पल के लिए कबीर शर्मा भी उसकी सादगी में खोसा गया। वो घबराई हुई थी, हाथ आपस में जोड़कर खड़ी थी और उसकी आंखें डरते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कबीर ने झटके से नजरें फेर ली और ठंडे बेअसर लहजे में बोला, जी बोलिए। उसका रूखा लहजा सुनकर सरगम की हिम्मत और टूट गई। उस आदमी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। उसका अक्कड़पन साफ झलक रहा था। सर, मुझे लोन चाहिए था, सरगम ने अटकती आवाज में कहा। कबीर की भौहें तन गईं। किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप मिस? उसने टेबल पर रखा पेपरवेट घुमाते हुए पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, सरगम ने सिर झुकाकर जवाब दिया।
कबीर ने हल्की सी सांस भरी और बोला, लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए जरा भी वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं। उसका लहजा बिल्कुल ठंडा था। सरगम का दिल बैठ गया। इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी वो कुछ हासिल नहीं कर सकी थी। कबीर ने ठंडे और सख्त लहजे में इतना कहा और फिर दोबारा फाइल पर झुक गया। कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती हल्की सी महक फैल गई थी। कबीर महंगे परफ्यूम लगाता था, मगर जो खुशबू सरगम के पास से उठ रही थी वो बिल्कुल अलग थी, सुकून देने वाली। सर, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, सरगम ने हिम्मत जुटाकर कहा। मेरे इंचार्ज ने तो साफ मना कर दिया है, इसीलिए मैं सीधे आपसे बात करने आई हूँ। आप मेरी तनख्वाह में से धीरे धीरे काटते रहिएगा। उसकी आवाज़ में कपकपी थी, मगर सच्चाई भी झलक रही थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और अब बस यही आखिरी उम्मीद बची थी। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कबीर ने फाइल बंद की और उसे टेबल पर पटक दिया। उसने सरगम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक हल्की सी मुस्कान उभरी थी, जिसमें व्यंग भी था। सरगम उसकी आंखों के हर इशारे को पढ़ रही थी। आपको पता है आप कितनी बड़ी रकम का लोन मांग रही हैं? कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। इतनी रकम आपकी 5 साल की पूरी तनख्वाह काटने के बाद ही पूरी होगी। वो अपनी कुर्सी से उठा, टेबल पर हाथ रख के उसकी ओर थोड़ा झुका और बोला, और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 5 साल तक टिक पाएंगी मिस? सरगम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। कबीर उसके करीब आ गया, बस एक कदम की दूरी पर। उसकी आंखों में और आवाज में वही व्यंग था जो दिल को चुभ जाए। सरगम के होंठ एक पल को भींच गए। कबीर की निगाहें उसके होंठों पर ठहर गईं, जैसे किसी अनकही बात को महसूस कर रही हों। आपकी गलती नहीं है, कबीर धीमी आवाज में बोला। मिडिल क्लास लोगों की तो आदत ही होती है जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखने की। उसके चेहरे पर अब एक हल्की तंजिया मुस्कान थी। सरगम का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों की मिठास अब सख्ती में बदल गई थी। दिल के उस कोने में जहां कबीर के लिए थोड़ी सी इज्जत या पसंद बची थी, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कबीर खुद भी उलझ गया था। उसके आसपास फैली सरगम की वो महक जैसे उसे बेखुद कर रही थी। वो अनजाने में गहरी सांस लेने लगा, जैसे उस महक को अपने भीतर उतार लेना चाहता हो। उसकी आंखों में ठहरी नमी, उसके कांपते लब, सब कुछ कबीर को एक पल के लिए रोक गया। एक अजीब ख्याल उसके जहन में आया, जैसे वो बस झुककर उसकी बातों की जगह उसकी चुप्पी को सुन लेना चाहता हो। आई एम सॉरी सर, सरगम ने टूटी आवाज में कहा। मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक ही मांग करनी चाहिए थी। और पलटने लगी थी कि पीछे से कपड़े के फटने की आवाज़ आई। वो चौंक गई। बेयकीनी से अपनी आस्तीन की तरफ देखा। उसका दुपट्टा कबीर शर्मा के पैर के नीचे दबा हुआ था। जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो दुपट्टा जो आस्तीन से पिन से जुड़ा हुआ था उसी के साथ फटने लगा। कबीर ने तुरंत नीचे झुककर पैर हटाया, लेकिन तब तक सरगम का बाजू का कपड़ा फट चुका था। उसने झट से अपने खुले बाजू पर हाथ रख लिया। चेहरे पर शर्म और बेचैनी दोनों थीं। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और कबीर ने भी उसे वैसे ही देखा जैसे किसी गलती पर खुद को कसूरवार मान रहा हो। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा ही था कि पैर फिर से उसके दुपट्टे में उलझ गया और अगले ही पल दोनों जमीन पर जा गिरे। सरगम के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। वो जमीन पर गिरी थी और कबीर उस पर गिर पड़ा था। उसका हाथ उसके कंधे पर था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि दोनों को खुद की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। कबीर कुछ पल वहीं ठहरा रहा, जैसे किसी अजीब सी खामोशी में खो गया हो। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सरगम के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा लाल था, आंखें डरी हुई, लेकिन उस डर में कुछ और भी था। एक अनकही झिझक, एक अनजाना एहसास। कबीर की नजरें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गईं। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सरगम ने कांपते हाथों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। सर प्लीज, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दोनों झटके से संभले और वहां सामने 2 लोग खड़े थे, एक विदेशी महिला और उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर। ओह,
आई एम रियली सॉरी, विदेशी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम शायद गलत वक्त पर आ गए। कबीर फौरन उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई। सरगम ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया, उसे लपेटा और चेहरा थोड़ा झुका लिया ताकि सबकी नजरें उस पर ना पड़ें। कबीर ने अपने सेक्रेटरी की तरफ खूंखार निगाहों से देखा, जिसने बिना बताए इन्वेस्टर्स को अंदर भेज दिया था। तभी उस विदेशी आदमी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, क्या ये आपकी वाइफ है? सरगम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने हैरानी से कबीर की तरफ देखा। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ थाम लिया, चेहरे पर नकली मुस्कान लाई और बोला, जी हाँ, ये मेरी वाइफ हैं। बस थोड़ी नाराज हो गई थी तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा था। कहते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा और हंसी का दिखावा किया। सरगम की आंखें हैरान थीं। वो उसकी तरफ देखती रह गई। कुछ बोलना चाहती थी पर शब्द जैसे गले में अटक गए। सेक्रेटरी भी आवाक खड़ा था और सामने खड़े इन्वेस्टर्स जो आज एक बहुत अहम डील के लिए आए थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्होंने किसी ऑफिस मीटिंग नहीं बल्कि एक ड्रामा देख लिया हो। आप लोग चलिए मीटिंग रूम में, मैं आता हूँ। कुछ ही देर में संजीदगी से उन सबको जाने का कहते हुए उसने अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा किया, जो बस बात में सर हिलाती उन्हें लिए वहां से निकल गई। ये आपने क्या किया? उन्हें झूठ क्यों कहा? उनके जाते ही सरगम ने अपना हाथ कबीर की पकड़ से निकालते हुए चीख कर कहा, चीखो मत। कबीर सख्त लहजे में बोला, जिस तरह तुम और मैं एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये नहीं बोलता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता क्योंकि तुम्हें कोई पहचानता नहीं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। खबर आग की तरह फैलती। उसकी बात सुनकर सरगम की आंखों में नफरत और दर्द दोनों उतर आए। कबीर ने उसे नागवार भरी नजरों से देखा और सर्द लहजे में बोला, इज्जत चाहे अमीर की हो या गरीब की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर तकलीफ का कारण बनता है मिस्टर कबीर शर्मा। सरगम तमाम लिहाज भुलाकर ठंडी आवाज में बोली, आपने जो किया वो आपकी सोच को दिखाता है। कबीर ने उसकी ओर सीधी तेज निगाह डाली। सरगम का बदन हल्का सा कांप गया। चेहरे की रंगत लाल हो चुकी थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, उसने उंगली उठाते हुए धमकी दी। अगर मेरे हुक्म की अवहेलना की तो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। इतना कहकर वो अपने ऑफिस से निकल गया। बाहर खड़े अपने असिस्टेंट को उसने हिदायत दी कि सरगम बाहर नहीं जाएगी। कबीर के जाते ही सरगम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी। उसकी मजबूरी, उसकी जरूरत उसे किस मोड़ पर ले आई थी। वो तो मदद मांगने आई थी उस शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई, और अब ये सब। हमें ये प्रोजेक्ट पसंद तो आया है, लेकिन इन्वेस्टर प्रोजेक्ट फाइल पर नज़र डालते हुए बोले, अगर पेरिस में हमने इस तरह के रेस्टोरेंट बनवाए तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनकी अगली बात सुनते ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन अभी हम ये डील साइन नहीं कर सकते, उनमें से एक बोला। कबीर कुर्सी से हल्का झुकते हुए बोला, मतलब मिस्टर शर्मा, इन्वेस्टर ने कहा आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना होगा। हमारी एनिवर्सरी है 6 दिन बाद। हम उसी मौके पर अपने दोस्तों के बीच इस डील की घोषणा करना चाहेंगे। कबीर के माथे पर हल्के बल पड़ गए। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये डील उसके लिए बहुत अहम थी। इससे उसकी कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी। उसने जरा सी मुस्कान ओढ़ ली। श्योर, व्हाई नॉट, हम दोनों जरूर आएंगे। कहते हुए वो अपनी जगह से उठा, इन्वेस्टर्स से हाथ मिलाया और अलविदा कहता अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नज़र उसी तरह खड़ी सरगम पर पड़ी, जिसने नम आंखों और भीगी पलकों के साथ उसकी ओर देखा। कबीर ने बस एक पल के लिए सिर झुका लिया और कुछ भी बोले बिना अपनी कुर्सी की ओर चला गया। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कबीर के इस अचानक कहे वाक्य पर सरगम की आंखें हैरानी से फैल गईं।
लेकिन उसकी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बदले तुम्हें 6 दिन के लिए मेरी पत्नी बनना होगा। वो शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला, इन 6 दिनों में तुम्हें वो तमाम जिम्मेदारियां निभानी होंगी जो एक पत्नी निभाती है। कबीर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले बात पूरी की और उसकी ओर देखा। सरगम का चेहरा सन्न पड़ गया था। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे, उसने झटके से सिर हिलाया। आंखों में गुस्सा और अपमान की लपटें थीं। मुझे ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए जिनमें मेरी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको बहुत मुबारक मिस्टर कबीर शर्मा। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में ये कहते हुए वो आगे बढ़ी। कबीर ने जबड़े भींचे और उसकी ओर देखा जो उसके पास से गुजर गई थी। उसके वजूद से उठती खुशबू जैसे उसकी नाक से टकराई और उसे फिर अपनी ओर खींच लाई। वो जाते जाते एक पल को ठिठक गई थी, लेकिन तुरंत कदम तेज कर लिए। कबीर ने माथे पर हाथ फेरते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जिस क्लास और माहौल में वो आता था वहाँ इस तरह के रिश्ते आम थे, लेकिन इससे पहले उसका दिल कभी इतनी शिद्दत से किसी लड़की की नज़दीकी को लेकर बेचैन नहीं हुआ था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। एक तरफ ये लड़की थी जो उसे अजीब सी खिंचन दे रही थी और दूसरी तरफ वो बड़ी डील थी जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। आंखें मूंद कर वो कुर्सी की पीठ से टिक गया। बंद पलकों के पीछे सरगम का चेहरा जैसे लहराने लगा। उसकी आंखें, उसकी बेचैनी, उसका इनकार, ये बस एक वक्त का खुमार है। नज़दीकी आने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ सरगम अपने आंसू पोंछती घर के अंदर दाखिल हुई। जो कुछ ऑफिस में हुआ था उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ एक पल और रुके। वो इस बात से बेखबर थी कि एक आग से निकलकर वो दूसरी आग में कूदने जा रही है। घर में कदम रखते ही उसकी माँ की चीखें दीवारों से टकरा रही थी। वो घबराकर अंदर भागी। माँ, क्या हुआ? वो चिल्लाई। कमरे में पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल थम गया। उसकी बहन प्रियंका अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रही थी और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। पिता मुकेश साहब सिर झुकाए रो रहे थे, जबकि माँ प्रमिला जी उसे रोकने की कोशिश में चीख रही थी। क्या हो रहा है ये सब? सरगम चीख पड़ी। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, समर के घर वाले आए थे, कह गए हैं कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो रिश्ता तोड़ देंगे। सरगम का सिर चकरा गया। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी की तहस नहस होती इज्जत थी और दूसरी तरफ बहन की जिंदगी पर मंडराता बर्बादी का साया। उसे लगा जैसे चारों तरफ से जिंदगी ने उसे घेर लिया है। जहां सांस लेना भी एक सजा बन गया था तो परसों बारात लेकर नहीं आएंगे। ये लड़की तो पागल हो गई है, अपने आप को सजा देने की कोशिश कर रही है। प्रमिला जी रोते हुए चिल्लाईं। उनके चेहरे पर घबराहट और लाचारी साफ झलक रही थी। दीदी, दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्रियंका सिसकते हुए बोली। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो ये दुनिया वाले भी मुझे जीने नहीं देंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं ना रहूं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई। सरगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। सामने अपनी बहन का कांपता शरीर, बाप का बेबस चेहरा, माँ के रोते शब्द, सब कुछ जैसे चुभ रहा था। नहीं प्रियंका, वह चीखते हुए उसके पास पहुंची और उसे खतरे से बाहर निकाला। प्रियंका ने हैरानी और दर्द से उसकी तरफ देखा। हाँ माँ, हाँ पापा, पैसे हैं। सरगम की आवाज़ कांपी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लोन के लिए हामी भर दी है। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि वो मुझे अगले प्रोजेक्ट पर साथ लेकर जा रहे हैं, जहां हमारी कंपनी को बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। बाकी लोन के पैसे वो मेरी सैलरी से काट लेंगे। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में झूठी तसल्ली थी, लेकिन दिल अंदर से चूर हो चुका था।
प्रियंका दौड़कर उसकी छाती से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मुकेश साहब ने अपने आंसू पोंछे, मगर उनकी आंखों में वो बेबसी थी जो हर पिता की होती है जब वो अपनी बेटियों के सामने खुद को लाचार महसूस करता है। प्रमिला जी ने सरगम को देखा। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। तुम चुप रहो अब और तैयारियों में लगो, सरगम ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वो लेने आई थी। शाम तक मिलती हूँ आप सबसे। प्रियंका के आंसू पोंछते हुए उसने उसे गले लगाया और फिर कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की खोजती नजरों से बचते हुए उसने अपने बैग में से वो नीली फाइल निकाली और साथ ही एक छोटी सी शीशी भी, जिससे हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने घर के आखिरी दरवाजे पर एक नजर डाली। पापा की झुकी हुई पीठ, माँ का कांपता चेहरा और प्रियंका की आंखों में छलकता डर। धीमे कदमों से वो बाहर निकली। उसकी चाल में थकावट थी, जैसे वो कई मील चलकर आई हो और अब सांसें भी बोझ लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। ऑफिस का दरवाजा खटखटाने से पहले उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके जेहन में अब भी कबीर शर्मा के वो ठंडे शब्द गूंज रहे थे। वो अजीब सी शर्त, वो अपमान, वो मजबूरी जो उसकी आत्मा को झुलसा रही थी। अब उसे उसका सामना करना था, उस आदमी का जिसने उसकी बेबसी को अपना फायदा समझा था। उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली ताकि आंसू बाहर ना निकलें। अपने गालों पर गिरे हुए उन गर्म आंसुओं को उसने बेदर्दी से पोंछा, जैसे वो उन्हें अपनी कमजोरी मान रही हो। एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से नॉक किया। यस कमिंग। अंदर से आई वो भारी रुआबदार आवाज सुनकर सरगम का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई। सिर झुकाए हुए कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। कबीर शर्मा अपनी टेबल के पीछे बैठे थे, ठंडे मगर आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ। उनकी आंखों में जो जीत का साया था उसे सरगम ने महसूस किया, लेकिन देखना नहीं चाहा, इसीलिए नजरें नीचे गड़ाए खड़ी रही। मैं तैयार हूँ, उसने बामुश्किल आवाज निकाली। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये शब्द बोलते वक्त जैसे उसके होठों से खून रिस आया हो। ये उसकी हार थी, पूरी साफ कड़वी हार। कबीर ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। कुछ देर तक उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो आखिरकार तुम भी बाकी सबकी तरह निकली। मुझे लगा था तुम अलग हो, वो नहीं जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मैं गलत था। उसकी बातों में तंज था और आंखों में वो ठंडी सच्चाई जो किसी की मजबूरी को भी तमाशा समझती है। मैं अपनी शर्त फिर से दोहरा देता हूँ, उसने पेन उठाते हुए कहा। तुम्हें मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ सिर्फ 6 दिनों के टूर पर चलना है। बदले में जितने पैसे तुमने मांगे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उन 6 दिनों में तुम्हें वो तमाम जिम्मेदारियां निभानी होंगी जो एक पत्नी निभाती है। मंजूर है? सरगम ने सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए धीरे से कहा, मंजूर है। ये शब्द उसके गले में फंसे हुए कांटे की तरह निकले थे। वो जानती थी कि ये सौदा उसकी आत्मा को तोड़ देगा, लेकिन अपनी बहन और माँ बाप की खातिर वो ये कर रही थी। मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए, उसकी आवाज़ भर्रा गई, और मुझे परसों रात तक का वक्त चाहिए। ठीक है, कबीर ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने चेकबुक निकाली, रकम लिखी और हस्ताक्षर कर दिए। यह लो, उसने कहा और चेक उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी बात से पीछे हटी तो अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। बेफिक्र रहिए, सरगम ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो चेक हाथ में लिए वहां से निकल गई बिना एक बार भी पीछे देखे। कबीर ने उसे जाते हुए देखा, अपनी कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया और उस रास्ते पर निगाहें गड़ा दी जहां से वो गुजरी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, इस लड़की की जरूरत उसे डील के लिए थी और उसके दिल में अब उस लड़की की महक बस चुकी थी। 6 दिनों में वो डील भी पक्की हो जाएगी और शायद इस लड़की की खुमारी भी उतर जाएगी। अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाते हुए उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवाने का आदेश दिया। उस आलीशान कमरे में मौजूद गोल बेड पर अपना सुर्ख लहंगा फैलाए सरगम अपने हाथों की लकीरों में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद किस्मत, शायद सुकून।
मगर उसके काजल भरी आंखों में तलाश करने से भी कोई सुकून नहीं मिल रहा था। उसके हसीन चेहरे पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे किसी सुनसान सड़क में खड़ी कोई तन्हा लड़की। गुजरे दिनों के तमाम मंजर किसी फिल्म की तरह उसके जेहन के पर्दे पर चलने लगे। अभी कुछ देर पहले ही तो वह अपनी बहन को विदा करने के बाद माँ बाप के आंसू पोंछते उन्हें दिलासा देती, खुद का सामान बांधते यह कहकर निकली थी कि वह ऑफिस के टूर पर जा रही है, लेकिन अब वह इस आलीशान कमरे में मौजूद थी उस शख्स के लिए जिसने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजने का हुक्म दिया था। और जब वो उस शख्स के लिए सज गई तो उसने उसे अपने साथ शादी करने का नाटक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत करवा लिए थे। 6 दिन की दुल्हन अपने हाथों को देखते हुए तल्खी से मुस्कुरा दी। आंखों के नम किनारे पोंछते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा, जिसे खोलते ही अंदर दाखिल हुआ वो आदमी सफ़ेद शर्ट में जिसके लगभग सारे बटन खुले हुए थे। बाल बेफिक्री से माथे पर गिरे थे और चेहरे पर वही जानी पहचानी संजीदगी थी। वो बेड पर उसके बेहद नज़दीक आकर बैठ गया। सरगम का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। कबीर की आंखों की वो सख्त मगर गहरी निगाहें उसकी सांसें रोक देने लगीं। वहीं दूसरी तरफ कबीर आज फिर उसके हुस्न के आगे बेबस होता जा रहा था। गहरे सुर्ख लिबास में लिपटी, जेवरों से सजी, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए वो लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने नक्शों को मेकअप से और निखारा था, शायद इसलिए वो और भी दिलकश लग रही थी। कबीर ने सरगम का हाथ थामा और एक झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। सरगम किसी कटी डाली की तरह उसके सीने से आ लगी। उसने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे, निगाहें उठाई और उसे ऐसे देखा जैसे उसके भीतर झांक लेना चाहती हो। कबीर उसकी आंखों के वो रंग देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। तुम जानती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखते ही खुमारी सी चढ़ जाती है। सरगम ने धीमे से कहा, प्लीज दूर रहिए। उसकी आवाज नम थी, टूटती हुई। उसने कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। वो जानती थी उसने खुद ही उसकी शर्तें मानी थी और अब उससे पीछे हटाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने कहा था कि वो पीछे नहीं हटेगी अपनी बातों से, लेकिन जिन हालात से वह गुजर रही थी उनमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो जानती थी उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, फिर भी वह चुप थी। आखिर उसी ने तो यह शर्त कबूल की थी और उन्हीं शर्तों में दर्ज था 6 दिन की दुल्हन बनने का फर्ज। उनमें से एक फर्ज यह भी था, तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। उसकी निगाहों में एक अजीब सी आग थी, चाहत की, अधिकार की और शायद जुनून की भी। कबीर की आवाज़ धीमी मगर असरदार थी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी तरफ खींचा नहीं, लेकिन तुम अलग हो सरगम। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। सरगम ने आंखें मूंद ली। उसने खुद ही इस रिश्ते में कदम रखा था, तो अब उसे इस रिश्ते की कड़वाहट और गर्मी दोनों सहनी थी। कमरे में कुछ देर बाद लाइट ऑफ हो गई। रात बीत चुकी थी। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो कबीर की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली और देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने सरगम खड़ी थी, अपने भीगे बालों को तौलिया से सुखा रही थी। कबीर की निगाहें अनायास ही उस पर ठहर गईं। कल रात जो सुकून उसने उसके पास पाया था, वही याद अब फिर से उसकी रगों में सुरूर बनकर दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह एक पल का नशा था या कोई गहरी चाह जो उसके भीतर घर कर गई थी। उसकी निगाहें अब भी सरगम पर टिक गई थीं। अपने वजूद पर उन निगाहों की तपिश महसूस करते ही सरगम ने पलटकर उसकी ओर देखा। जब उसकी नज़र कबीर की आंखों से मिली तो उसका चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। पिछली रात के तमाम पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। शर्म की लहरें उसे चारों ओर से घेरने लगी। उसकी पलकों का झुकना, चेहरे की लालिमा, सब कुछ ऐसा था जैसे कमरे की हवा भी ठहर गई हो। कबीर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए बेपरवाही के लहजे में बोला, ब्रेकफास्ट नीचे रखवाया गया है। सरगम ने जख्मी निगाहों से उसकी ओर देखा। वो शख्स जो कुछ घंटे
घंटे पहले उसके इतना करीब था, अब जैसे उसे जानता ही नहीं। कबीर बिना कुछ और कहे बेड से उठा और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सरगम कुछ पल वहीं बैठी रही, अपने आप से, अपनी हालत से, अपनी टूट चुकी हिम्मत से जूझती हुई। फिर उसके होंठों से धीमे से निकला, मैं क्यों भूल गई कि मैं तो कबीर शर्मा की बीवी हूँ, उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी। अपनी आंखों में ठहर आई नमी को उसने उंगलियों की पोरों से पोंछा और थककर धीरे से बोली, कमजोर मत पड़ सरगम। आईने के सामने पलटते हुए उसने अपने बालों को क्लचर से बांधा, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई और अपनी सहज जैसी आंखों में काजल डाला। इतनी सी तैयारी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बेड के किनारे बैठकर वह कबीर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उसे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों में वह सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट में तैयार होकर बालों में उंगलियां फेरते हुए बाहर आया। सरगम जो उसके इंतजार में बैठी थी उसे देखती रह गई। वाकई वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था, रौबदार, सधा हुआ और उतना ही आकर्षक। उसके दिल ने तेजी से धड़कते हुए उसे खुद पर काबू रखने को कहा, पर नजरें हटाना मुश्किल था। कबीर ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, लगता है तुमने मेरी बातों को हल्के में ले लिया है सरगम। बीवी होने के कुछ फर्ज होते हैं, मेरे लिए नाश्ता तैयार करना, मेरे कपड़े पैक करना, ना कि यूं आईने के सामने बैठकर वक्त जाया करना। आईने के सामने खड़े होकर बाएं हाथ में घड़ी पहनते हुए उसने यह बात ऐसे कही जैसे कोई बॉस अपने स्टाफ को टोक रहा हो। सरगम ने सोचा कि है तो पढ़ा लिखा, लेकिन सोच बिल्कुल पिछड़ी हुई है शायद। सरगम ने बिना कुछ बोले हल्का सा सिर झुकाया और उठ खड़ी हुई। उसने अलमारी खोली, उसके कपड़े निकाले और पैक करने लगी। पूरे वक्त कबीर की निगाहें उसी पर टिकी रहीं। उसकी नज़रों की तपिश से सरगम का दिल बेचैनी से भर गया। कपड़े पैक करके उसने जल्दी से वहां से निकलना बेहतर समझा। वह जानती थी वह कबीर के घर नहीं बल्कि फार्म हाउस में रह रही है, और यह घर नहीं एक सौदे की जगह थी। वह तो महज 6 दिनों की बीवी थी, एक समझौते का हिस्सा। जब सब कुछ जानते हुए उसने खुद ये रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसके दिल में बार बार टीस उठ रही थी, क्यों आंखें नम हो रही थी, जैसे कोई अपने खुद के फैसले पर पछता रहा हो। यह महलनुमा फार्म हाउस बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, खुले लॉन और भीतर की सजावट किसी 5 सितारा होटल जैसी। मगर इन सब खूबसूरत चीज़ों के बीच सरगम को बस सन्नाटा महसूस हो रहा था। यहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किचन में हर ज़रूरत का सामान मौजूद था, मगर ज़रूरत सबसे बड़ी तो इंसान की मौजूदगी की होती है, और वहाँ वो एक भी नहीं थे, केवल उस शख्स के जिसके साथ उसे सिर्फ 6 दिन गुजारने थे। नाश्ता बनाते हुए सरगम ने ट्रे में सारा सामान बड़े सलीके से सजाया। जूस, सैंडविच और कॉफ़ी सब कुछ तैयार था। वह ट्रे उठाकर धीरे धीरे कमरे में वापस आई। कमरे में कबीर खड़ा था, मोबाइल में पूरी तरह डूबा हुआ। वह किसी मीटिंग की बात कर रहा था, आवाज़ में वही रौब और ठंडापन। सरगम ने ट्रे टेबल पर रखी और हल्की नज़र उसकी तरफ डाली। तैयार हो जाओ, उसने बिना ऊपर देखे कहा। आधे घंटे बाद निकलना है, हमारी फ्लाइट पेरिस के लिए है। सरगम ने अपने मन में उठते जज्बातों को दबाया और शांत लहजे में बोली, मैं तैयार हूँ। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, जैसे खुद पर एक मोटा खोल चढ़ा लिया हो। कबीर ने उसकी बात सुनते हुए एक नज़र ऊपर उठाई। उसकी निगाहें तनी हुई भौंहों के नीचे से निकली और एक एक पल में पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक उसे देखने लगी। उसकी उस बेबाक नज़र से सरगम का चेहरा लाल हो उठा। कबीर ने मोबाइल जेब में डालते हुए कहा, इन कपड़ों में जाओगी तुम मेरे साथ? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आवाज़ में तंज। तुम जानती हो ना तुम कौन हो? थोड़ा रुककर बोला कबीर शर्मा, देश के नामी बिजनेसमैन की बीवी। भले ही 6 दिनों के लिए सही, लेकिन नाम तो जुड़ा है मेरा। वह उसके करीब आकर बोला, इन 6 दिनों में तुम्हें इन सलवार कमीज और बहनजी टाइप कपड़ों से 100 गज दूर रहना होगा। ये मेरे स्टेटस से मैच नहीं करते। कबीर का लहजा आम था, लेकिन सरगम के लिए यह बात उसके आत्मसम्मान पर बाढ़ जैसी लगी। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींची, फिर सीधी होकर उसकी आंखों में देखा।
आपके स्टेटस से मेरा लिबास मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोली। आवाज में सख्ती और दर्द दोनों थे। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं आपके कपड़ों की, आपके स्वाद की या आपकी पसंद की गुलाम हूँ। मैंने सिर्फ आपके कुछ हक अदा करने को कहा था, बाकी चीज़ों की मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। उसकी बात पूरी होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर के चेहरे पर एक पल को हैरानी दौड़ गई, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खामोशी से उसकी तरफ बढ़ा। कदम दर कदम सरगम का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वही अडिग आत्मसम्मान झलक रहा था जो अब तक किसी ने देखा नहीं था। सरगम ने बेकाबू होकर एक कदम पीछे लिया ही था कि कबीर तेजी से बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सरगम का पूरा शरीर डगमगा गया। कबीर की आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं, भूरी, गहरी और गुस्से से भरी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा हो या ना लिखा हो, वो ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोला, तुम मेरी हर बात मानने के लिए पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, किससे नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। उसके शब्द तलवार की तरह चुभे। अब जब सौदा किया है तो उसके नियम भी मानने होंगे। सरगम का शरीर ठिठक गया। उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, उसने भर्राई हुई लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, जिसे आप जैसे चाहें वैसे चला लें। कबीर ने उसकी आंखों में गुस्से से देखा। तो ये सब सोच लेना चाहिए था मिस सरगम, उस वक्त जब तुमने साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। 20 लाख रुपए के बदले थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा ना। वो आगे झुका। सरगम ने कंधे पकड़कर उसे पीछे धकेला और एक कदम दूरी बना ली। भले ही मैं आपके स्टेटस से मैच ना करती हूँ, उसने कहा। आवाज में नमक और जहर दोनों थे, लेकिन बेहुदा कपड़े पहनना ये मुझसे कभी नहीं होगा। कबीर का चेहरा तमतमा उठा। वो जबड़े भींचकर उससे दूर हुआ, फिर कुछ याद आने पर रुका, वापस मुड़कर आया और झटके से उसकी ठोड़ी अपने हाथों में थाम ली। आइंदा, उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, बस सर कहना। वो इतना कहकर गहरी सांस भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सरगम ने राहत की एक लंबी सांस ली, जैसे किसी ने उसे पानी के नीचे से खींचकर ऊपर ला दिया हो। कुछ ही देर में 2 लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। उनके हाथों में ढेर सारे महंगे डिजाइनर कपड़े थे, भारी साड़ियां, चमकते गाउन और महंगे झुमके। मैडम, कबीर सर ने कहा है कि आप इन कपड़ों में से चुन लें, एक ने कहा। सरगम ने उन कपड़ों पर एक निगाह डाली, फिर धीमे से बोली, उन्हें कह देना मैं उनका एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी। उसकी आवाज़ में अब कमजोरी नहीं थी, वो अब भी टूटी नहीं थी, बस और मजबूत हो रही थी। लेकिन वह तो ऐसे गायब हो गया था इस घर से जैसे गाय के सिर से सींग। मजबूरन उसे गुलाबी रंग की स्टाइलिस्ट सीधी जेब वाली कुर्ती और सलवार पहननी पड़ी थी। उन लड़कियों ने उसके बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर दिया। उन्हीं लड़कियों ने बताया कि कबीर बाहर कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो होंठ भींचे बाहर की ओर बढ़ गई थी। कबीर अपने होठों पर मुट्ठी टिकाए बेचैनी से सरगम का इंतजार कर रहा था। अब उसे झुलझुलाहट होने लगी थी। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस लड़की का इंतजार वह पूरे 15 मिनट से कर रहा था। अभी वह गुस्से में कार से बाहर उतरने ही वाला था कि उसकी निगाह घर के दरवाजे से बाहर आती सरगम पर पड़ी। जैसे किसी हसीन नज़ारे को देखकर आंखें ठहर जाती हैं और फिर हटती ही नहीं, ठीक वैसे ही उसकी निगाहें सरगम के चेहरे पर अटक गईं। गुलाबी रंग शायद उसी के लिए बना था। उसकी गोरी रंगत पर वह रंग जैसे खिल उठा था। कबीर के सीने में जो ठंडापन जमा था, जैसे किसी बंजर जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो, वही असर हुआ। वह पल ठहर गया, सांसें थमसी गईं। यह खामोशी तब टूटी जब वह चुपचाप कार का दरवाजा खोलकर उसके बराबर में आ बैठी।
कबीर ने सिर झुकाकर उसकी ओर से निगाहें फेर लीं। सरगम ने कार में बैठते ही एक नज़र कबीर की ओर डाली। जितनी बार उसने इस आदमी को देखा था, हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही देखा। सफ़ेद रंग उस पर कुछ यूं जचता था कि लगता था जैसे यह रंग उसी के लिए बना हो। मजे की बात यह थी कि उस वक्त समंदर के दो किनारे जैसे एक दूसरे के बारे में एक जैसा सोच रहे थे। वह सोच रहा था कि गुलाबी रंग सरगम के लिए बना है और सरगम सोच रही थी कि सफ़ेद रंग कबीर के लिए बना है। आप आगे से मेरे लिए इतने महंगे कपड़े या किसी चीज का तकल्लुफ मत कीजिएगा। वह हल्के से मुस्कुराई। मेरे पास वैसे भी 3-4 जोड़ी अच्छे कपड़े हैं जिसे पहनने के बाद मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी हैसियत के हिसाब से ठीक लगूं। सरगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर अपनी सोच को झटक कर गंभीर हो गई। कबीर को सच में हैरानी हुई थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुंह से कह देती कि उसे अमुक चीज चाहिए या वो ब्रांडेड सामान पसंद है, लेकिन यह लड़की उल्टा उसे मना कर रही थी। ड्राइवर कार आगे बढ़ा चुका था। यह बात पैसों की नहीं। कबीर की आवाज गहरी हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि कोई यह बोले कि कबीर शर्मा की पत्नी किसी से कमतर है। सीधी बात कहूँ तो मैं अपने ऊपर उंगली उठने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है। कबीर ने अपनी आंखों पर धूप के चश्मे लगाए हुए कहा ही था कि चाहे फिर सिर्फ 6 दिनों के लिए ही क्यों ना हो। सरगम ने उसकी बात बीच में काट दी। जानती हूँ, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। मुझे जिंदगी भर आपकी पत्नी बनने का कोई शौक नहीं, धीमी आवाज में कहते हुए वह खिड़की की ओर मुड़ गई। कबीर की भौहें तन गईं, जबड़े हल्के से जकड़े। उसने एक नजर सरगम के चेहरे पर डाली जो अब बाहर झांक रही थी। मुझे भी जिंदगी भर तुमसे रिश्ता नहीं चाहिए। जब यह डील खत्म होगी तुम्हारे सिर चढ़ी ये खुमारी भी उतर जाएगी। वैसे ही आजाद कर दूंगा तुम्हें, उसने धीमी आवाज में कहा और निगाहें फेर ली। सरगम के कानों तक उसके कुछ ही शब्द पहुंचे थे, लेकिन वही सुनते हुए उसने अपने हाथों की उंगलियां कसकर भींच लीं। कबीर ने अपने होठों पर उंगलियां रख अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। बराबर में बैठी सरगम ने आंखें मूंद ली, जबकि विमान अभी उड़ा भी नहीं था, प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अपने कर्म याद करने हो तो जल्दी कर लो, डर खत्म हो जाएगा। उसने उसकी बंद पलकों पर हल्के से फूंक मारी। तंजिया अंदाज में सरगम ने फौरन आंखें खोलते हुए उसे घूरा। किसने कहा मैं डर रही हूँ? मैं डरती नहीं हूँ। कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया। तभी उड़ान की घोषणा हुई और उसी पल सरगम ने तेज झटके के साथ आंखें बंद की। डर के मारे अपनी चीख रोकने के लिए उसने कबीर के बाजू को कसकर पकड़ लिया। कबीर ने दर्द से होंठ भींचे गुस्से में उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसकी आंखों पर नजर पड़ी जो बंद थी और वो दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़े बैठी थी, तो उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया। वो दर्द अब किसी मीठी सी चुभन जैसा महसूस हो रहा था। कबीर का एक हाथ उसके चारों ओर कस गया। दूसरे हाथ से उसने सरगम के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। आराम से, सब ठीक है, लेकिन अगर अब भी तुम ऐसे ही चिपकी रही तो मेरा बाजू सच में जख्मी हो जाएगा। कबीर ने बेहद मुलायम लहजे में कहा, अब ठीक है, डर खत्म। उसके बाजू से अपने हाथ हटाते हुए सरगम ने एक आंख खोली, कबीर की ओर देखा और फिर एक नजर चारों तरफ डाली। सब ठीक महसूस करते ही उसने राहत की सांस छोड़ी और अपनी सीट पर सिर टिकाया। हालांकि कबीर की निगाहों की तपिश से उसका पूरा अस्तित्व जैसे जलने लगा था, फिर भी उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अपनी हरकत के कारण वह खुद ही झेप में डूबी हुई थी। करीब 8 घंटे की लंबी फ्लाइट थी और इन 8 घंटों में सरगम ने कबीर के बाजू को तकिया समझकर उसी से लगकर नींद पूरी की थी, जबकि कबीर की नजरें एक पल को भी उसके चेहरे से नहीं हटी थी। प्लेन के लैंड करते ही सरगम ने खिड़की से बाहर झांका। हर चीज को हैरत और उत्साह से देख रही थी। कबीर चाहता तो नहीं था कि वो इस लड़की की खुशी या उदासी से कोई मतलब रखे, पर उसकी आंखों में चमकती जुगनुओं जैसी खुशी देखकर उसके होठों पर अनचाही मुस्कान उभर आई। मिस्टर बुश और उनकी पत्नी खुद एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आए थे। इस वक्त वो दोनों उनके घर के लिविंग रूम में बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे।
कबीर ने पहले तो इनकार किया था रुकने से, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज की रात वो दोनों वहीं रुकें। मजबूरन कबीर को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? मिस्टर बुश की 22 साल की बेटी सैमी मुस्कुराते हुए बोली। कबीर और सरगम को साथ देखकर उसके चेहरे पर शरारत थी। हमारी अरेंज मैरिज है, हमारी लव मैरिज है, दोनों ने एक साथ कहा, लेकिन जवाब बिल्कुल उल्टे थे। कबीर ने दांत भींचते हुए सरगम की ओर देखा, जिसने अपने होंठ दबाए और सिर झुका लिया। असल में कबीर ने बात संभालते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, तो यूं कह सकते हैं कि शादी लव भी है और अरेंज भी। मेरे माता पिता ही इनके घर रिश्ता लेकर गए थे। सरगम ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। ओह अच्छा, मिसेस बुश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी और सबसे पहले इजहार किसने किया था? सैमी उत्सुक होकर आगे झुकी। यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मिस्टर बुश और उनकी पत्नी जोर से हंस पड़े, जबकि कबीर और सरगम ने एक दूसरे की ओर झेपी हुई नजरों से देखा। दोनों के बीच की अनकही खामोशी जैसे बहुत कुछ कह गई थी, लेकिन बात कुछ अलग थी। कबीर ने होंठ भींचे, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और बामुश्किल मुस्कुराने का दिखावा करते हुए सरगम की ओर खतरनाक नजरों से देखा। उसकी निगाहों की तीखी गर्मी भांपते ही सरगम का कलेजा बैठ गया, गला सूख गया। कबीर ने एक नजर उन सब लोगों पर डाली जो उलझन भरे चेहरे लिए उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी पत्नी ही गलती पर है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा और सरगम के चारों ओर अपना हाथ रखकर उसे अपने से सटा लिया। सरगम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। इनको लगता है कि मैं इन्हें तब से पसंद करता हूँ जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई थी, कबीर ने हंसी रोकते हुए कहा, जबकि सच तो यह है कि मैं इनसे बहुत पहले से परिचित हूँ। ये मेरी जूनियर रह चुकी हैं। जब इनका कॉलेज का पहला साल था, मेरा वहाँ आखिरी साल चल रहा था और तब से ये इस दिल में कहीं जगह बना गई। कबीर ने बड़ी सावधानी से बात संभालने की कोशिश की, पर सरगम के भीतर यह सुनते ही एक सनसनी सी दौड़ गई। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। कबीर ने आगे कहा, और जहाँ तक बात है इजहार की, तो पहल मैंने ही की थी। बस ये मुझसे दुगनी मोहब्बत करती थी, मगर कह नहीं पाई। उसकी आंखों में अब हल्की सी तपिश थी। सरगम की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए वह बोल रहा था और सरगम उसके बदले हुए लहजे को महसूस कर रही थी। सैमी, जो अब तक मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी, शरारत से बोली, आप भी कुछ कहिए ना सरगम जी, क्या आप वाकई कबीर से प्यार करती हैं और क्या अब तक उस प्यार में कोई कमी या बदलाव आया है? मिस्टर बुश ने अपनी बेटी की बात पर हौले से सिर हिलाया। उन्हें उसकी यह आदत मालूम थी कि वो किसी से भी जरूरत से ज्यादा खुल जाती है। सैमी की बात पर सरगम के चेहरे पर घबराहट की झलक आ गई। कबीर ने उसके हाथ पर हल्का दबाव डाला, जैसे इशारा कर रहा हो कि जवाब दो। नहीं, सरगम ने मुश्किल से आवाज निकाली, कोई कमी वैसी नहीं आई। मैं अब भी इनसे पहले दिन जैसी ही मोहब्बत करती हूँ, बेहद बेइंतहा। सर झुकाए संजीदगी से बोलते हुए उसके शब्दों में सच्चाई से ज्यादा मजबूरी थी। कबीर की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। वह जानता था कि यह इजहार सिर्फ वक्त की मांग था, ना सच था ना हकीकत। फिर भी उसकी धड़कनों ने जैसे रफ्तार पकड़ ली थी। मेरा ख्याल है अब बातें यहीं खत्म करनी चाहिए, मिस्टर बुश ने घड़ी देखते हुए कहा। काफी देर हो गई है, आप दोनों को भी आराम करना चाहिए, सुबह फिर मुलाकात होगी। कबीर ने सिर हिलाकर हामी भरी। सरगम ने भी हल्की मुस्कान के साथ सहमति जताई, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो अब भी कांप रहा था। मिस्टर और मिसेस बुश के नौकर के पीछे पीछे वे दोनों गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही सरगम ने एक गहरी सांस ली, नजर कमरे पर डाली। सब कुछ बड़ा सजा धजा और खूबसूरत था। अभी वह वॉशरूम की ओर बढ़ ही रही थी कि कबीर ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। सरगम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो गुस्से में उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट की पति पत्नी हैं,
कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी। सरगम ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं तो मैं खुद को तैयार रखती। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर कबीर की पकड़ मजबूत थी। भला मुझे क्या पता कि कौन से सवाल उठेंगे, वो तुनक कर बोला। लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यह कहते हुए कबीर का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। वो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखने लगा। सरगम की सहज सी आंखें पल भर को भी नहीं झपकी। दिल अनजाने डर से धड़क उठा। वो उस वक्त की जरूरत थी। सरगम ने धीमी आवाज में कहा, एक झूठ, ताकि हमारी शादी का सच सबके सामने ना आए। कबीर ने होंठ पीछे, फिर उसका हाथ छोड़ दिया। उसका जवाब जैसे सुई बनकर उसके दिल में चुभ गया। आपने भी तो इजहार किया था। सरगम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या वो भी झूठ था? कबीर ने पल भर उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, जरूरत थी उस वक्त की। अगर मैं कुछ और कहता तो बात बिगड़ जाती। वैसे भी तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारा सच सबके सामने लाने की। यह कहते हुए उसने रुख फेर लिया, कपड़े बदले और बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेट गया। सरगम को पहले से पता था कि यही जवाब मिलेगा, फिर भी उसने पूछ लिया था। उसकी आंखों के किनारे भीग गए। नम उंगलियों से आंसू पोंछते हुए वह मुंह बनाकर कबीर को देखती हुई वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो कबीर को उसी हालत में देखकर उसने नागवारी से सिर हिलाया। आगे बढ़ी, झुककर उसके जूते उतारे और धीरे से जमीन पर रखे। उसके भारी शरीर को बामुश्किल सीधा करते हुए बोली, ना जाने क्या खाते हैं, हाथी जैसे भारी हो गए हैं। उसकी यह बड़बड़ाहट नींद का नाटक कर रहे कबीर के कानों तक साफ पहुंची। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और फिर वो मुस्कुराहट उतनी ही जल्दी गायब हो गई। सरगम कबीर शर्मा पर कंबल डालते हुए बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। अभी उसने कंबल अपने ऊपर खींचा ही था कि कबीर ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया। सरगम को उसकी नजरों का एक गहरा कसाव महसूस हुआ। उसने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। कबीर का चेहरा अब भी उसकी तरफ था। सरगम ने अपनी धड़कनों की आवाज कानों में गूंजती महसूस की और आंखें मूंद लीं। दूसरी ओर कबीर की यह हरकत अनजाने में थी। वो कब नींद की आगोश में चला गया उसे खुद भी एहसास न हुआ। सुबह का वक्त था। कबीर शर्मा मिस्टर बुश के साथ पुल साइड पर खड़ा कुछ बात कर रहा था जब सरगम सैमी के साथ मुस्कुराती हुई वहां पहुंची। सुबह जब वह उठी थी तो कबीर कमरे में नहीं था। कुछ देर बाद सैमी उसके कमरे में आई तो दोनों साथ बाहर निकल आईं। सरगम की नजर तो बस कबीर पर टिकी थी, जो कॉफी का मग हाथ में लिए सिर झुकाए मिस्टर बुश से कुछ चर्चा कर रहा था। तभी हाई हिल में चलते हुए उसका पैर मुड़ा और संतुलन बिगड़ते ही वह सीधे पुल में जा गिरी। सरगम सैमी चीख पड़ी। उसे पानी में हाथ पांव मारते देख कबीर ने उसकी चीख सुनी ही थी कि इससे पहले कोई बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ सरगम तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में सरगम क्रूज के नजदीक थी। कबीर ने यह मंजर देखा तो जैसे उसके शरीर में आग लग गई। उसे लगा किसी ने उसके वजूद पर पेट्रोल छिड़ककर माचिस सुलगा दी हो। क्रूज ने सरगम को पुल से बाहर निकाला और जैसे ही वह उसके गाल को छूने को हुआ, कबीर एकदम उसके बीच आ गया। दूर रहो मेरी पत्नी से। उसका स्वर भारी और गुस्से से भरा था। क्रूज का हाथ झटकते हुए उसने अपना कोट उतारा और सरगम के कंधों पर डाल दिया। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सरगम ने गहरी सांसों के बीच मुस्कुराकर क्रूज का शुक्रिया किया। उसकी वो मुस्कान जैसे जलती आग में घी डाल गई। कबीर ने जबड़े भींचे लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल सरगम को उठाकर अंदर की ओर चला गया। कबीर का चेहरा देखते हुए सरगम ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। क्रूज मुस्कुराता हुआ अपने बाप मिस्टर बुश की तरफ बढ़ गया। बहुत शौक है तुम्हें गैर मर्दों के नजदीक जाने का। कमरे में आते ही कबीर ने सरगम को बेड पर लिटाया, उस पर झुकते हुए और उसके बेहद करीब आते गुस्से में बेड पर पूरी ताकत से हाथ मारते हुए गुर्राया। सरगम ने हैरत से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, दूर हटिए मुझसे। वो तैस में और भी ज्यादा आ गया। उसके कंधे पर दबाव देती हुई सरगम गुस्साई। कबीर ये क्या बकवास है? कबीर ने उसकी ठोड़ी अपनी ओर की।
आंखों में आग भरी थी। हाँ, दिमाग मेरा वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों के लालच में किसी भी मर्द के साथ जा सकती है। कबीर को आगे बोलने का मौका ही नहीं मिला। सरगम का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसके लफ्ज वहीं रुक गए। उस थप्पड़ में ऐसा दर्द था जो रग रग में उतर गया। वो पागलपन की हद तक गुस्से में भर गया। जो मुंह में आया बोलता जा रहा था। इतना तो सोच लीजिए कि बीवी हूं मैं आपकी। सरगम ने उसका कॉलर जकड़ लिया। आंखों से आंसू बहते हुए वो भीगी आवाज में बोली, आप अपनी ही बीवी के किरदार पर शक कर रहे हैं कबीर। कबीर ने जबड़े भींचे, आंखों में खून उतर आया। मेरी बीवी उस गैर मर्द के साथ थी, वो चिल्लाया। सरगम ने भी उसी बुलंद आवाज में जवाब दिया, डूब रही थी मैं। उस शख्स ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं पैसों की भूखी होती तो अब तक ना जाने कितने पैसे आपसे निकलवा चुकी होती। अपनी बहन के दहेज के लिए 20 लाख लिए थे मैंने। 6 दिनों के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने? अपनी बहन के दहेज के लिए। वो पूरी ताकत से चिल्लाई। उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। कबीर की आंखों की लाली और गहरी हो गई। सरगम के रोने का एक भी आंसू उसे नहीं भाया। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे अपनी ही बातें याद आईं और उसका दिल किया कि वो खुद को कुछ कर बैठे। वो झटके से सरगम के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गया। सरगम ने उसके जाते हुए अपनी भीगी निगाहों से सफेद रेलिंग की तरफ देखा। उस शख्स का हर तंज, हर इल्जाम उसके दिल को चीर रहा था। क्यों? उसका दिल अब भी उसी शख्स के लिए एक उम्मीद, एक मोहब्बत भरा रवैया देखने को तरस रहा था। शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो उसे थोड़ा बहुत चाहने लगी थी। सरगम के अंदर जैसे कोई धीमी आग जल रही थी, जो अब और भी उजली और भी गहरी हो चुकी थी। शादी के बाद वो एहसास जो पहले बस हल्का सा था, अब पूरे वजूद पर छा गया था। कहीं ना कहीं वो दिल से चाहती थी कि कबीर शर्मा के साथ पूरी जिंदगी उसकी पत्नी बनकर रहे। बीतते वक्त के साथ सरगम खुद को उसके और भी करीब महसूस करती। उसकी आंखों से आंसू इस कदर बह रहे थे जैसे बरसात में बादल फट पड़े हों, और वो आंसू उसके खुले बालों में समा रहे थे। कुछ दिन बाद कबीर आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश फेरते हुए ठंडे लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और उसके साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। बेड पर बैठी सरगम किताब पढ़ने का दिखावा कर रही थी। उसने पन्ना पलटा पर हाथ सख्त हो गया, आंखें एकदम नम हो गईं। उसने जल्दी से किताब पर निगाहें जमा ली ताकि अपने आंसू कबीर से छुपा सके। कबीर ने आईने में उसे देखा। उसकी आंखों की चमक बुझी हुई थी, मगर चेहरा जिद्दी खामोशी में ढला हुआ था। वो सुलगते लहजे में बोला, खुश तो बहुत होगी तुम आज, है ना? जिस आदमी से बात तक करना जरूरी नहीं समझती थी, उसकी नजदीकियों से, उसकी मौजूदगी से आजादी मिल रही है तुम्हें। 4 दिनों से सरगम ने उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा था। उसके पास आने पर भी वो चुप रहती, जैसे उसकी मौजूदगी अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। यही बात कबीर के दिल में आग बनकर धधक रही थी। आज कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था और उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी जो गुस्से, दर्द और तड़प का मिश्रण थी। हाँ, बहुत खुश हूँ। सरगम ने आंसुओं को गले में दबाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अब आखिरकार मैं आजाद हो जाऊंगी। कबीर ने उसकी मुस्कान देखी, मगर उसे वो मुस्कान नहीं, एक ताना लगी। उसकी निगाहें जैसे शोले बनकर सरगम पर गिरी। जाओ फिर, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है, आजादी का दिन। उसने आजादी का शब्द ऐसे बोला जैसे हर अक्षर में दर्द और तंज घुला हो। सरगम ने सिर हिलाया और वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। अब वो और आंसू रोक नहीं सकी। वहीं दूसरी ओर कबीर ने टेबल पर हाथ टिकाया। आईने में अपने अक्ष को देखा। उसका चेहरा सुर्ख था, आंखें लाल थीं, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। जो उसके चेहरे पर देखा जा सकता था कि वह अंदर से कितना घबराया हुआ है। तो कबीर शर्मा ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। उस दिन वह मिस्टर बुश के घर से निकलकर होटल में शिफ्ट हो गया था। क्रूज, जो मिस्टर बुश का बेटा था, वहां रहकर उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यस, कमिंग
दरवाजे पर दस्तक हुई तो कबीर ने अंदर आने की इजाजत दी। सर, यह मैम के कपड़े हैं, इनमें से आज के लिए उन्हें सिलेक्ट करना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। कबीर ने कपड़ों की तरफ एक नजर डाली और उसके चेहरे पर गुस्सा और भी गहरा हो गया। ये क्या है? इस तरह के कपड़े मेरी बीवी नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, फिर तुम यह सब क्यों लाए हो? सेक्रेटरी के हाथों में पकड़े अधूरे चमकदार गाउन को देखते हुए कबीर की मुट्ठियां कस गईं। वह हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सरगम को इस तरह के कपड़ों में कोई और देखे। उसे ये ख्याल भी गवारा नहीं था कि कोई और नजर उस पर पड़े। सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा, सर, अभी यही अवेलेबल है, इंडियन ड्रेसेस यहाँ नहीं है और आपकी पार्टी में भी देर हो रही है। अगर आप कहें तो इसी में मैनेज कर लेते हैं। सेक्रेटरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर का लहजा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी कभी बेहुदा कपड़े नहीं पहनेगी। जाओ, जाकर वही लाओ जो कहा था मैंने। उसके ठंडे सख्त लहजे ने कमरे की हवा तक जमा दी। वॉशरूम के दरवाजे से लगी सरगम का दिल जैसे उथल पुथल मचाने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और आंखों में भी वही मुस्कुराहट तैर गई। काश यह शख्स बस इतना ही कह देता कि उनके बीच का रिश्ता कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वह उसकी असली पत्नी है, हमेशा के लिए। लेकिन हर बार की तरह उसकी सारी बातें बस काश पर आकर खत्म हो गईं। कुछ ही देर में कबीर के कहे मुताबिक गाउन बेड पर रख दिए गए थे। सरगम गाउन में लिपटी चेहरे पर सपाट भाव लिए बाहर आई। बिना एक नजर कबीर पर डाले उसने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उधर कबीर अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था। हर कस के साथ वो खुद से, अपनी भावनाओं से और उस लड़की से जिससे वो प्यार तो करता था पर मानने को तैयार नहीं था, लड़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थीं। कबीर शर्मा होटल की लॉबी में बैठा सरगम का इंतजार कर रहा था। जब ब्यूटिशियन कमरे में पहुंची थी, वह बाहर निकल आया था। फिजा में वही जानी पहचानी महक घुली हुई थी जो हर बार उसे जैसे किसी खुमार भरी दुनिया में ले जाती थी। उसने सिर उठाया और उसकी नजरें ठहर सी गईं। गहरे सुर्ख रंग की वेलवेट की पैरों तक छूती लंबी गाउन में सजी सरगम उसके सामने थी। हल्के मेकअप ने उसके नक्श को और भी उभार दिया था। दुपट्टा कंधों पर हल्का सा लिपटा था, बाल खुले थे और वो हर कदम संभल संभल कर शालीनता से उसकी ओर बढ़ रही थी। हवा जैसे ठहर सी गई थी। चारों तरफ की आवाजें जैसे कहीं दूर चली गई थी। कमरे में बस एक खामोशी थी और ऐसा लग रहा था मानो उस वक्त वहां सिर्फ दो लोग मौजूद हों, कबीर और सरगम। उसके हर कदम के साथ कबीर के सीने में धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके भीतर का खून मानो उबाल खा रहा था और उसे खुद महसूस हुआ कि अब यह दिल उसका नहीं रहा। अब यह दिल पूरी तरह सरगम का हो चुका है। सरगम ने उसके सामने पहुंचकर उसकी नजरों को महसूस करते हुए सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोली, चले कबीर। उसकी आवाज सुनते ही वह जैसे किसी गहरी नींद से जागा। उसने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। दोनों बाहर की ओर बढ़ गए। सरगम ने हल्की सी नम निगाहों से उस हाथ को देखा जो अब कबीर की पकड़ में था। शायद यही उसका आखिरी स्पर्श था। उसके बाद बस दूरी रह जानी थी और उन दूरियों के बीच जुदाई ने अपनी जगह बना लेनी थी। पार्टी की जगह पर कंपनी के कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके थे। यहाँ मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। कबीर तो बिल्कुल शांत था, मगर सरगम के चेहरे पर साफ टेंशन झलक रही थी। अगर मीडिया को यह पता चल जाता कि सरगम और कबीर शर्मा के बीच क्या रिश्ता है तो यह खबर आग की तरह फैल जाती। लेकिन उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी के बाद जब सब लोग लौट गए तो होटल के कमरे में बस दो ही लोग बाकी थे, कबीर और सरगम, जो अब चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर खामोशी अपने आप बहुत कुछ कह रही थी। कबीर शर्मा का रुख ग्लास वॉल की तरफ था, जबकि सरगम नम निगाहों से अपने सामने रखे तलाक के कागजात देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, कबीर ने बेहद सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी, जैसे रात भर नींद न आई हो
और चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो अंदर से टूटे हुए इंसान की होती है। शायद मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इसी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, सरगम ने धीमी आवाज में कहा। शायद वो अब भी कोई वजह तलाश रही थी, कोई उम्मीद कि वो उसे रुक जाने के लिए कह दे। कबीर ने पैंट की जेब में हाथ डाले, नजरें ग्लास वॉल से हटाए बिना जवाब दिया, उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। अगर मिस्टर बुश ने मेरे बारे में पूछा तो? सरगम ने कांपते हाथों को मजबूती देने की कोशिश की। कबीर की आवाज ठंडी और दूर थी। वो नहीं पूछेंगे, उनका और मेरा सामना अब उतना नहीं होगा, उन्हें बस डील फाइनल करनी थी, आगे की सारी बातें मुझे देखनी है। सरगम ने आंखें झुका ली, उसकी दी हुई हर वजह, हर कोशिश जैसे एक एक करके रद्द होती जा रही थी। आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया और डिवोर्स पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद वह धीमे से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अलविदा मिस्टर कबीर शर्मा, आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आखिर आज हमारे इस नकली रिश्ते का आखिरी दिन है। उम्मीद है अब आपको नाम लिए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी जो सुनकर हवा भी ठहर जाए। वो मुड़ी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। कमरे में अब सिर्फ कबीर था। उसने अपने सिर को गिलास वॉल से टिका दिया। गाल पर नमी का एहसास हुआ। उसने उंगलियों से उस नमी को छुआ। ये आंसू हैं। वो खुद से बुदबुदाया, जैसे किसी अनजाने सच से सामना हुआ हो। क्या वो सच में रो रहा था? क्या उसकी आंखें सच में भीग गई थी? उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दिल के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो। वो चली गई थी और उसके साथ वो सब कुछ ले गई थी जो उसका था, या शायद अब तक उसका था ही नहीं, जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश की, पर जैसे अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया और सोफे पर ढह गया। वो महक, वो रूह तक को सुकून देने वाली मौजूदगी अब कहीं नहीं थी। कमरा खाली था, पर हर कोने में उसकी यादें गूंज रही थी। और तभी जैसे भीतर से कोई आवाज आई, मैं गलत था, ये कोई वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो लगता है जैसे अब अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर ये सिर्फ एक वक्त की खुमारी होती तो तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे इतनी जलन क्यों होती? मैं तुम्हें लेकर इतना जुनूनी क्यों होता? नहीं, ये मोहब्बत है, सच्ची गहरी मोहब्बत। ये एहसास जैसे बिजली बनकर उस पर गिरा था। कबीर बुरी तरह तड़प उठा। उसने सामने रखे तलाक के पेपर्स उठाए। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। दिल में बस यही उम्मीद थी कि सरगम ने उन कागजों पर साइन नहीं किए होंगे। उसके हाथ जिंदगी में पहली बार कांप रहे थे। पन्ने पलटते हुए उसने उस जगह देखा जहां साइन होने थे, लेकिन वहां दस्तखत नहीं थे, बल्कि कुछ शब्द लिखे थे जो उसकी रूह तक को झकझोर गए। मैं साइन नहीं कर सकती। आपसे एक अजीब सा लगाव है जिसकी वजह मैं खुद नहीं जानती, कब, कैसे और क्यों। बस इतना जानती हूँ कि अपना दिल आपके हवाले कर चुकी हूँ। मैं लालची नहीं हूँ, बस मेरी जरूरत मुझे आपकी तरफ खींच लाई थी। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। शायद मेरे नसीब में आपका साथ नहीं लिखा था, लेकिन आपका नाम खुद से अलग करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आपको मेरा चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। बेफिक्र रहिए। बस कुछ लाइन थी, मगर उन लाइनों ने कबीर शर्मा को जैसे नई जिंदगी दे दी। वो जैसे किसी नशे में था। एक पागल दीवाने की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट के बाहर कार रोकते हुए उसने फोन कान से लगाया, पर कॉल लगने से पहले ही वो दौड़ते हुए अंदर चला गया। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें बेकाबू। वो भीड़ में किसी को खोज रहा था, एक चेहरे को जो शायद हमेशा के लिए जा रहा था। सामने से आता उसका सेक्रेटरी दिखा। कबीर ने बेचैनी से पूछा, सरगम कहाँ है? सेक्रेटरी ने उसकी हालत देखकर घबराते हुए कहा, सर वो वेटिंग एरिया में थी,
उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा था। 10 मिनट बाद उनकी फ्लाइट है, पेरिस से दिल्ली की। कबीर ने उसकी बात खत्म होने भी नहीं दी। ओह नो, उसने बस इतना कहा और तेजी से वेटिंग एरिया की तरफ भागा। उसकी आंखें चारों तरफ दौड़ रही थीं। हर चेहरे को देखकर उम्मीद टूटती, फिर कहीं और टिक जाती। दिल की धड़कनें किसी म्यूजिक की तरह नहीं बल्कि किसी अलार्म की तरह बज रही थी। एक चेतावनी कि अगर वो उसे इस बार नहीं रोक पाया तो हमेशा के लिए खो देगा। वो वहां होती तो मिल ही जाती ना कबीर को। धीरे धीरे उसे अपनी सांसें रुकती सी महसूस होने लगी। वो तेजी से वहां मौजूद स्टाफ की तरफ बढ़ा। मुझे एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। अगर जरा भी देर हुई तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज, ये बहुत जरूरी है। उसके लहजे में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वहां मौजूद स्टाफ ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाकर इजाजत दे दी। अगले ही पल कबीर माइक के सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम थी, जिन्हें उसने अपनी बाजुओं से पोंछा और भर्राई हुई आवाज में बोला, सरगम। नाम लेते ही उसकी आवाज कांप गई। एयरपोर्ट के कोने में बैठी सरगम, जिसने घुटनों में चेहरा छुपा रखा था, कबीर की आवाज सुनते ही सिर उठाया। उसकी आंखें चारों तरफ उसे ढूंढने लगीं। सरगम, प्लीज वापस आ जाओ। जाना, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है और मैं वही बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो और ये कबीर शर्मा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जो भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई वो सब सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती थी, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मेरी पत्नी होते हुए भी कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं अपनी मोहब्बत को एक वक्त का खुमार समझता रहा, लेकिन नहीं, ये खुमार नहीं है, ये सच्चा प्यार है। मुझे तुमसे मोहब्बत है सरगम। प्लीज लौट आओ। माफ कर दो मेरी हर गलती को, हर तकलीफ को। तुम सामने नहीं हो तो सांस सीने में अटक रही है। लौट आओ प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। माइक से गूंजते हर शब्द में बेपनाह प्यार और पछतावा था। सरगम ने जैसे बिजली का झटका महसूस किया। वो तेजी से उठी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मगर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो दौड़ पड़ी उस दिशा में जहां से उसकी जिंदगी की आवाज उसे पुकार रही थी। सर, इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। पास खड़ी एयरपोर्ट की कर्मचारी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। कबीर की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने अपनी पलकों के किनारों पर अटके आंसू को उंगलियों से पोंछा, जैसे खुद को टूटने से रोक रहा हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, कबीर। वो मुड़ा। सरगम वहीं थी, सांसें तेज, आंखें नम, लेकिन चेहरे पर जिंदगी की चमक। वो उसकी तरफ बढ़ा बिना एक पल गवाए, जैसे उसके सीने में जान लौट आई हो। कबीर ने उसे अपने गले से लगा लिया। सरगम ने उसकी गर्दन में हाथ डाला, उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और हिचकियों के साथ रो पड़ी। तुम चली जाती तो मैं पागल हो जाता, कबीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। कैसे जाती? सरगम ने रुआसी हंसी के साथ कहा। कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। बार बार दिल कह रहा था, लौट जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों वहीं एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते रहे। आसपास का शोर, उड़ती फ्लाइट्स, भागते लोग, सब जैसे थम गया था। बस रह गया था उनका प्यार, जो किसी मंजिल की नहीं बल्कि एक दूसरे की तलाश में मुकम्मल हो गया था। आपके पास लौट जाऊं, बार बार दिल यही आवाज दे रहा था कि लौट जाऊं आपके पास। बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे। सरगम की आवाज हिचकियों से टूट रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। कबीर ने उसे और कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं भी बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अब कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। भाड़ में गया वो कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम चाहिए हमेशा अपनी जिंदगी में। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर लिया और गंभीर आवाज में बोला, तुम मेरे लिए एक एहसास हो जिसे मैं खुद से अलग नहीं कर सकता। सरगम रोते रोते हंस दी। वो हंसी भी थी और सुकून भी। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने इस नज़ारे को देखकर तालियां बजाईं, जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत अंत सामने आ गया हो। भारत लौटने के बाद दोनों ने अपने घर वालों के सामने सब सच्चाई रख दी। छुपाने का कोई मतलब नहीं था अब। दोनों के माता पिता पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर यह महसूस किया कि इस रिश्ते को तोड़ना किसी के बस में नहीं है। आखिरकार उन्होंने दोनों को माफ कर दिया।
वहीं प्रियंका, जो सरगम की बहन और समर की पत्नी थी, कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौट आई थी, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि उसने गलत इंसान से मोहब्बत की थी, जिसे सिर्फ पैसे और शोहरत की परवाह थी। जो लोग दहेज के लोभी होते हैं और शादी के वक्त तक नई नई डिमांड करते रहते हैं, उन लोगों का सुधरना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रियंका अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसके बाद ही वह दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू करने के बारे में सोचेगी। 6 साल बाद। आप पूरे 20 मिनट लेट हैं, मिस्टर कबीर शर्मा। सरगम नीली साड़ी में खड़ी थी, किनारों पर हल्की सुनहरी कढ़ाई, कानों में झुमके और आंखों में वही चंचल चमक। वो उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में थोड़ा काम अटक गया था। कबीर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्या प्रिंसेस सो गई? वो उसके पास आकर प्यार से बोला। जी हाँ, आपका नाम लेते लेते ही नींद में चली गई थी, सरगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। वो मुड़ने लगी थी कि तभी कबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कबीर, सरगम ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत तैर रही थी। वो झेप कर लाल पड़ गई। कबीर उसकी आंखों में गहराई तक झांकता हुआ मुस्कुराया। अब ये नखरे काम नहीं आने वाले। ओह सच में? सरगम ने शोक अंदाज में कहा, लेकिन अगले ही पल कबीर ने उसकी सारी नाराजगी को अपनी मोहब्बत में बदल दिया। कुछ देर बाद बस कमरे में उनके दिलों की धड़कनों की आवाज थी और बाहर खिड़की के पार हवा में वही खुशबू तैर रही थी, एक दूसरे के होने की, एक सच्चे प्यार की। दोस्तों, सच्चा प्यार जीवन का एक बहुत ही अनमोल तोहफा होता है। अगर जिंदगी ने आपको यह तोहफा दिया है तो किसी भी कारण से आपको इसे अपनी जिंदगी से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता है। बोलो, वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिनकी जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाला साथी लिखा होता है। इसीलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसका साथ निभाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।